हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। हमारा पीओ का टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं आज हम, बैंकिंग वाला। जो बैंकिंग का टेस्ट था PO2 AMKN, इस टेस्ट को डिस्कस करेंगे। इस टेस्ट में हम टेंथ के बाद क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। टेंथ क्वेश्चन जो था वो एक क्लोज टेस्ट था। उसके बाद 11 से 20 जो है वो, सॉरी, टेंथ क्वेश्चन जो था वो एक पैराजंबल का क्वेश्चन था। ठीक है, उसके बाद 10 से लेके 20 तक, 11th to 20th जो क्वेश्चन थे वो एक क्लोज टेस्ट था। इनको डिस्कस करेंगे, साथ में 21st to 25th भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। टेस्ट अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल टेस्ट में दम नहीं था, टेस्ट इजी था। लेकिन यस, आई नो वन थिंग कि आप लोगों ने स्कोर नहीं किया, आप लोगों का स्कोर अच्छा नहीं आया। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। एक तो ना हमारा थोड़ा सा, मुझे ऐसा भी लगता है कि हमारा ना माइंड सेट है कि PO2 जो टेस्ट आता है उसमें हम थोड़ा सा शायद घबराते हैं। कल भी जब हम टेस्ट को डिस्कस कर रहे थे तो मैंने एक चीज़ आप लोगों से कही थी कि टेस्ट को एनालाइज ज़रूर करना है, और साथ ही साथ मैंने एक चीज़ और आपको बताई थी कि टेस्ट को करते हुए, बैंकिंग का टेस्ट करते हुए हमें एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। हम थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान दें तो हम इजीली बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं बैंकिंग के टेस्ट में भी। आज से आप सबको अपने आप से एक प्रॉमिस करना है कि आपका टारगेट है 20 तक मार्क्स लेने का। 30 में से हम अभी, और ये टारगेट कोई बड़ा टारगेट नहीं है, ये टारगेट बहुत, मतलब लाइक, एक इजी एंड अचीवेबल टारगेट है। मैं आपको गारंटी देता हूँ विद इन 1 to 2 months यू कैन अचीव दिस थिंग, बट ओनली इफ, अगर आप इन सब चीज़ों पे ध्यान दो, अगर आप डेली एनालिसिस करो। PO2 का एनालिसिस मैं करवाऊंगा, PO1 का एनालिसिस आपको अपने आप से खुद से करना है। ठीक है ना। बस थोड़ा सा फोकस स्टार्ट करो। हम आज से टारगेट ले रहे हैं, टुडे ऑनवर्ड्स हमें, हमारा टारगेट यही है कि विद इन 2 months हमें हमारा स्कोर जो है ना, एक अच्छा, एक रिस्पेक्टेबल स्कोर चाहिए हमें। एटलीस्ट मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि स्कोर 10 भी क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है ना। हम टारगेट 20 का लेके चलेंगे, और हमें वो 20 अचीव करना है। जब तक हमारा 20 अचीव नहीं होगा हम नहीं बैठने वाले। ठीक है ना। थोड़ा सा वर्कआउट करना स्टार्ट करो एंड वी कैन डू दैट। यस। सबसे पहले हम 10th क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अगेन एक चीज़ और, टेस्ट का लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन के अंदर। जिसने टेस्ट ना किया हो, पहले टेस्ट को वहाँ से डाउनलोड करो, टेस्ट को अटेम्प्ट करो, तभी इसको देखना है। विदाउट टेस्ट अटेम्प्ट किए अगर आप यहाँ पे देखने बैठ गए तो उसका उतना बेनिफिट नहीं होगा जितना बेनिफिट टेस्ट को अटेम्प्ट करने के बाद होगा। ठीक है ना। तो लिंक प्रोवाइडेड है, उसमें पहले आप टेस्ट को अटेम्प्ट कर लो जिसने भी ना किया हो। और जो जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्वेश्चंस सभी के अटेम्प्टेड होने चाहिए। डिस्कशन को देखने से पहले ही आपके वो सारे क्वेश्चंस अटेम्प्टेड होने चाहिए। अगर 10 से लेके 25 तक के क्वेश्चंस में आपने कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है तो पहले उन क्वेश्चंस को अपने आप से अटेम्प्ट करो। ठीक है ना। वहाँ पे छोड़ा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आप अटेम्प्ट करो, यानी कि मार्क करो। कोई भी आंसर हो सकता है आपका गलत हो जाए, कोई बात नहीं, लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग एक क्रिएट होगी कि हमारी गलती हो रही है और हमारी गलती कहाँ हो रही है। क्योंकि अभी तो हमारे पास मौका है गलती करने का, जब मेन एग्जाम में हम जाके बैठेंगे तब हमारे पास मौका नहीं होगा गलती करने का। वहां पे गलती करी तो प्रॉब्लम हो सकती है, यहाँ की गलती में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना। तो जिसने भी 10 से लेके 25 तक के क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए हैं वो उन क्वेश्चंस को अभी जरूर कर लो पहले। ठीक है, हम 10th क्वेश्चन देख रहे हैं। देखो 10th क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है। एक एक पैराजंबल है जिसके अंदर ना देखो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। चार चार ऑप्शंस क्यों दिए हुए हैं, क्योंकि इसके अंदर देखो ऊपर लिखा है डायरेक्शंस के अंदर, द सेंटेंस लेबल्ड ए इज इन द करेक्ट प्लेस। कह रहा है कि ए जो है ना वो तो अपनी करेक्ट पोजीशन पे है, आपको बाकी B C D E जो हैं इनको आपको अरेंज करना है। ठीक है ना। हम ए को पढ़ते हैं, ये तो इजी वाले क्लोज टेस्ट होते हैं। और एक चीज और देखो,
अगर आप ध्यान से देखो तो ऑप्शंस के अंदर एक चीज साफ दिख रही है, या तो सी फर्स्ट है या फिर डी फर्स्ट है। ऑप्शन से हेल्प लेनी है हमें। ए तो उसने गिवन ही है, ए के बाद या तो सी आ रहा है या फिर डी आ रहा है, इन दोनों में से एक आ रहा है, ऑप्शंस में साफ हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, हम ए को पढ़ते हैं सबसे पहले। कह रहा है सम पीपल में इंटरप्रेट टाटा मोटर्स स्मॉल नैनो कार एज अ साइन ऑफ अ न्यू ग्रीन एस्थेटिक दैट फेवर्स स्मॉल कार्स। कह रहा है कुछ लोग इंटरप्रेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं टाटा मोटर्स की जो स्मॉल नैनो कार आ रही है एज अ साइन ऑफ ए न्यू ग्रीन एस्थेटिक, कि एक नया ग्रीन एस्थेटिक है ये, दैट फेवर्स स्मॉल कार्स। ग्रीन एस्थेटिक, एस्थेटिक का एक्चुअल मतलब होता है रिलेटेड टू ब्यूटी, और ग्रीन एस्थेटिक हो गया मतलब रिलेटेड टू एनवायरमेंटल ब्यूटी। ठीक है ना। तो कह रहा है कि नैनो कार को कुछ लोग ऐसा इंटरप्रेट कर सकते हैं कि ये एक नया, मतलब हम ऑप्शन लेके चल रहे हैं ब्यूटी के लिए, ग्रीन ब्यूटी यानी कि एनवायरमेंटल ब्यूटी के लिए। फिर क्या लिख रहा है देखो, हम सी और डी को पढ़ते हैं वैसे, लेकिन एक बारी बी को चलते चलते पढ़ भी लेते हैं। लाइट बट स्ट्रॉन्ग मटेरियल्स कैन देयरफॉर मेक ए कार वेरी एफिशिएंट विदाउट हैविंग टू मेक इट स्मॉल और कॉस्टली। कह रहा है लाइट बट स्ट्रॉन्ग मटेरियल्स, कह रहा है लाइट मटेरियल्स लगाओ लेकिन मटेरियल होना कैसा चाहिए, स्ट्रॉन्ग चाहिए। कैन देयरफॉर, अब देखो एक छोटी छोटी चीजें होती हैं कुछ जो पैराजंबल में काम आती हैं, यहाँ पे ना देयरफॉर दे रहा है। अब देयरफॉर जनरली किसी ना किसी चीज के रिजल्ट को डिनोट करता है। ठीक है, और आपको एक चीज और बताऊं, हेंस देयरफॉर सो, जनरली, हमेशा नहीं कह रहा मैं, देखो जनरली पार्ट बनता है लास्ट सेंटेंस। PQRS में लास्ट सेंटेंस जाके बनता है अगर हमारे पास देयरफॉर वगैरह कुछ मिल जाए तो। कह रहा है लाइट बट स्ट्रॉन्ग मटेरियल्स कैन देयरफॉर मेक ए कार वेरी एफिशिएंट विदाउट हैविंग टू मेक इट स्मॉल और कॉस्टली। कह रहा है अगर लाइट मटेरियल लगा दो लेकिन मटेरियल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ये चीज़ एक कार को एफिशिएंट बना सकती है विदाउट हैविंग टू मेक इट स्मॉल और कॉस्टली। इसको स्मॉल बनाने की जरूरत नहीं है, कॉस्टली बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, कार एफिशिएंट बन सकती है सिर्फ अगर उसमें आप स्ट्रॉन्ग मटेरियल बट लाइट मटेरियल लगा दो। ठीक है, सी को देखो, कह रहा द प्रिजम्पशन इज दैट द वेस्टर्न स्टाइल of supersized muscle bound gas guzzling climate harming cars may shrink to more sensible sizes inspired by Tata's Gandhian frugality। कह रहे प्रिजम्पशन इज दैट, प्रिजम्पशन हो गया जो सोच है, वो सोच क्या है, इज दैट द वेस्टर्न स्टाइल ऑफ, जो वेस्टर्न का, वेस्ट का जो स्टाइल है ऑफ सुपर साइज्ड मसल बाउंड गैस गजलिंग क्लाइमेट हार्मिंग कार्स। कह रहे कि जो बड़ी बड़ी मसल बाउंड, मसल बाउंड मतलब थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग कार जो बनाई जाती हैं जिनसे गैस गजल होती है यानी कि धुआं जिनसे निकलता है, गैस गजलिंग, सॉरी सी, जो गैस को गजल करती हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में गैस पी जाती हैं, क्लाइमेट को हार्म करती हैं। मे श्रिंक टू मोर सेंसिबल साइजेस, उनको हम छोटा साइज बना सकते हैं, सेंसिबल साइज बना सकते हैं। इंस्पायर्ड बाय, जैसा कि इंस्पिरेशन मिल रही है टाटा की गांधीयन फ्रूगैलिटी से, टाटा की फ्रूगैलिटी से। फ्रूगैलिटी होता है इकोनॉमिकल, फ्रूगल जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है इकोनॉमिकल, सेंसिबल इन स्पेंडिंग समथिंग, खर्चा करने में जो तरीके से खर्चा करता है उसको बोलते हैं फ्रूगल। तो टाटा जो है भाई चीज़ों को छोटा कर रहा है, भाई जितनी ज़रूरत है। अब गांधी जी क्या करते थे, गांधी जी के पास 2 धोती थी सिर्फ, एक धोई और एक पहन ली, ऐसा करते थे, है ना। तो उसी से, उसी वे में लिख रहा है गांधीयन फ्रूगैलिटी। तो प्रिजम्पशन किस चीज़ की, देखो ए के अंदर बात की थी, कह रहे कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ये ना स्मॉल कार्स जो बनाई जा रही हैं उसको फेवर कर रहे हैं, नई ग्रीन की बात कर रहे हैं, कुछ ऐसा कुछ था। और उसी सी में शायद प्रिजम्पशन दी है शायद, लेकिन अभी मैं इसको नहीं बोलता कि ए के जस्ट बाद सी आएगा। ऑप्शंस अभी हम डी और देखते हैं। कह रहा है ऑल्दो द नैनो गेट्स गुड गैस माइलेज 20 किलोमीटर्स टू द लीटर बाय टाटाज रेकनिंग। टाटाज रेकनिंग, रेकनिंग का मतलब होता है टू थिंक, रेकन का मतलब होता है टू थिंक और बिलीव। मतलब कह रहा है कि टाटा जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि नैनो की जो गैस माइलेज है वो बहुत बढ़िया है, 20 किलोमीटर्स पर लीटर की है। इट कुड डू दैट विदाउट बीइंग स्मॉल। लेकिन ऑथर कह रहा है ये तो छोटा होने के बजाय फिर भी ये चीज़ कर सकती है, मतलब छोटा रखने की जरूरत, छोटा करने की जरूरत नहीं थी गाड़ी को, ऐसा कुछ लिख रहा है। फिर कह रहा है वेट नॉट साइज, वेट नॉट साइज
अकाउंट्स फॉर 3/4 ऑफ एनर्जी नीडेड टू मूव ए कार एंड लाइट एंड स्मॉल शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड। ऑथर देखो क्या व्यू दे रहा है, कह रहा है वेट नोट साइज अकाउंट्स फॉर 3/4 ऑफ द एनर्जी नीडेड टू मूव ए कार। कह रहा है एनर्जी एक कार को मूव करने के लिए जितनी भी चाहिए, उसके लिए जो चीज रिस्पॉन्सिबल है, अकाउंट फॉर का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल होना, 75% रिस्पॉन्सिबल थिंग इज वेट नॉट साइज। मतलब कि वेट रिस्पॉन्सिबल है ना कि साइज रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है ना। एनर्जी नीडेड टू मूव ए कार एंड लाइट एंड स्मॉल शुड नॉट बी कंफ्यूज। कह रहा लाइट, ये इन दोनों चीजों को कंफ्यूज मत करो कि लाइट चीज और स्मॉल चीज। लाइट चीज अलग है, ऑथर का व्यू ये है कि कार जो है ना वो लाइट होनी चाहिए ना कि स्मॉल होनी चाहिए, ठीक है। और देखो लाइट एंड स्मॉल की बात की इसने, ठीक है, और इसी लाइट एंड स्मॉल की बात की है बी के अंदर। देखो कह रहा है लाइट बट स्ट्रॉन्ग मटेरियल्स कैन देयरफॉर मेक ए कार वेरी एफिशिएंट। ई के बाद हमें बी चाहिए, ई के बाद बी देख लो किस किस में है, ई के बाद बी सेकंड ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में है, फोर्थ ऑप्शन में है, ठीक है। अब ई के बाद बी तो चाहिए, सी और डी की पोजीशन देखनी है। अब डी में देखो क्या लिख रहा था, ऑल्दो द नैनो गेट्स गुड गैस माइलेज 20 किलोमीटर टू द लीटर बाय टाटा's रेकनिंग इट कुड डू दैट विदाउट बीइंग स्मॉल। कह रहा है टाटा टाटा की जो माइलेज है वो 20 किलोमीटर पर लीटर है, ठीक है। और इतनी माइलेज तो छोटी होने की बजाय, अगर वो मतलब छोटी होने की बजाय थोड़ी सी बड़ी भी होती तब भी दे सकती थी, ठीक है ना। डी ई और बी बनेगा, ए के बाद सी बनेगा, क्योंकि ए के अंदर दिया हुआ था टाटा मोटर के बारे में लोग इंटरप्रेट कर रहे हैं ऐसा, और सी में लिख रहा है प्रिजम्पशन, लोग ऐसा मान रहे हैं। तो ए सी फिर डी और फिर ई और फिर बी। बी मैंने देखो पहले भी देखते ही कहा था कि देयरफॉर जो है वो लास्ट में आना चाहिए, तो जो आंसर हमारा बनता है वो बनता है सी डी ई बी। जो हमारा आंसर बनता है वो बनता है सी डी ई बी, ठीक है ना। चलो आगे देख रहे हैं। अगला क्लोज टेस्ट है, नेक्स्ट पेज पे ही है, पूरा क्लोज टेस्ट पढ़ते हैं। अगेन क्लोज टेस्ट के बारे में हमने पहले भी कई बार डिस्कस किया है। क्लोज टेस्ट को हम कभी भी ऐसे नहीं करेंगे कि हम क्लोज टेस्ट को पहले क्वेश्चन से ही ऑप्शंस देखने स्टार्ट करें ना। हम पहले क्लोज टेस्ट को 5-7 सेंटेंसेस को पढ़ के अपनी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेंगे, देन ओनली वी विल गो ऑन द ऑप्शंस। देखो इसमें थोड़ा सा आपको ये लग सकता है कि टाइम लग रहा है, लेकिन ये जो टाइम लगाया जाएगा ना, अगेन हमें क्वेश्चन सारे नहीं करने हैं, हमें क्वेश्चंस जो भी करने हैं वो ठीक करने हैं। 4 नंबर की कट ऑफ लोगों से क्लियर नहीं हो रही, हमें नंबर 20 लेने हैं, ठीक है ना। यस, देख रहे हैं हम। जो क्या लिख रहा है, ए ईयर आफ्टर द डैश डिलज। डिलज क्या होता है, डिलज होती है बाढ़। ए ईयर आफ्टर द डैश डिलज चेन्नईज रेजिलेंस। रेजिलेंस जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है, मतलब आपकी सहनशीलता, द कैपेसिटी टू रिकवर क्विकली फ्रॉम डिफिकल्टीज, कि कितनी जल्दी आप डिफिकल्टीज से बाहर निकलते हो, उसको बोलते हैं रेजिलेंस। कह रहा है ईयर आफ्टर द डैश डीलर्स चेन्नईज रेजिलेंस हैज़ बीन चैलेंज्ड बाय द डैश साइक्लोनिक स्टॉर्म वर्धा। ये चेन्नई में अभी हुआ था, शायद आपको याद होगा, पिछले साल तो बाढ़ आई थी, और इस साल वहाँ पे एक स्टॉर्म आया था जिसको नाम दिया गया था वर्धा, ठीक है। कोई बात नहीं, नहीं भी पता तब भी हमें यहाँ से तो पता लग ही रहा है, हैज़ बीन चैलेंज्ड बाय द साइक्लोनिक स्टॉर्म। तो वहाँ पे साइक्लोनिक स्टॉर्म आया है, तूफान आया जिसको नाम दिया जा रहा है वर्धा, वी कैपिटल है, हमें पता लगना चाहिए कि नाम है उसका। इक्विप्ड डैश सर्वाइवल लेसन्स। इक्विप्ड, अगर आप एक एविड रीडर बन चुके हो, अगर आपकी रीडिंग अच्छी हो चुकी है, तो यहाँ पे बिना ऑप्शंस देखे भी आप भर सकते हो। इक्विप्ड के बाद ना हमेशा विद आता है, ठीक है। ऑप्शंस को देखने की ज़रूरत भी नहीं है। मैं तो अगर ये क्वेश्चन मुझे करने को दिया जाएगा तो मैं तो डायरेक्ट फिल करूँगा इक्विप्ड विद, ठीक है। कोई बात नहीं, नहीं भी पता तब भी ऑप्शंस को हम एक बार एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। इक्विप्ड डैश सर्वाइवल लेसन्स फ्रॉम द दिसंबर 2015 फ्लड्स। 2015 में तो उनके पास फ्लड आई थी, तो उनको वहाँ से सर्वाइवल लेसन मिले थे। एंड हेल्प्ड बाय एन एफिशिएंट फ्लो ऑफ डिजास्टर डैश मैसेजेस। तो कह रहा है इनके पास सर्वाइवल लेसन थे दिसंबर 2015 की बाढ़ से,
और साथ ही साथ एफिशिएंट फ्लो ऑफ डिजास्टर डैश मैसेजेस था। तो द सिटी एंड नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हेल्ड टुगेदर थ्रू सेवरल आवर्स ऑफ फियर्स विंड्स। फियर्स का मतलब होता है स्ट्रोंग, मतलब एक्सट्रीम। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम विंड्स आ रही थी। तो उन उसके कारण जो सब चीज़ें थी, लेकिन इस दौरान सारी सिटी हो गई और इसकी जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट थी, दे हेल्ड टुगेदर मतलब कि वो उन्होंने इनका सामना किया थ्रू सेवरल आवर्स ऑफ फियर्स विंड्स। ठीक है ना, कई घंटों तक की जो फियर्स विंड्स थी उसका सामना करते रहे। ठीक है, आगे लिख रहा है चेन्नईज ट्रीज डैश द ब्रंट। अगेन देखो, कुछ क्वेश्चंस तो ना अगर हमारी रीडिंग अच्छी है ना, डैश द ब्रंट देखते ही मतलब मेरे को ऑप्शंस देखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे इस डैश द ब्रंट का मीनिंग पता है। क्यों पता है? क्योंकि कुछ फ्रेजेस होते हैं जिनकी मीनिंग अगर आपको पता है, और ये फ्रेजेस देखो रट्टे नहीं मारे जाते, ये फ्रेजेस अपने आप, जैसे मैंने आपको क्लासेस में कई बार डिस्कस किया है कि ए फॉर एप्पल छोटे बच्चे से इतनी बार पूछा जाता है कि उसके लिए एप्पल भूलना नामुमकिन हो जाता है, इम्पॉसिबल हो जाता है। इन द सेम वे अगर आपकी रीडिंग अच्छी होगी ना तो फ्रेजेस को भूलना भी आपके लिए नामुमकिन हो जाएगा, सारी चीज़ें आपके लिए ए फॉर एप्पल हो जाएंगी। ठीक है ना, पूरी की पूरी इंग्लिश एप्पल हो जाएगी। चेन्नईज ट्रीज डैश द ब्रंट, बियर द ब्रंट होता है, बियर की कोई फॉर्म आएगी और पास चल रहा है तो बोर आना चाहिए। ठीक है, चेन्नईज ट्रीज बियर द बोर द ब्रंट। बियर द ब्रंट का मतलब होता है खामियाजा भुगतना। तो चेन्नई के ट्रीज ने खामियाजा भुगता। मैनी अपरूटेड, मैनी तो उखड़ गए, और टोर डाउन इरिडीमेबली, और या फिर या तो बिल्कुल जड़ से ही उखड़ गए या नीचे गिर गए इरिडीमेबली, कि उनको रिडीम नहीं किया जा सकता, उनको ठीक नहीं किया जा सकता। द डैश होबल्ड द सिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर बाय नाइटफॉल, कह रहा है जो भी था द डैश, उसने सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर को ख़त्म कर दिया, होबल कर दिया, लड़खड़ा दिया बिल्कुल। डाउनिंग पावर ख़त्म हो गई, डाउन हो गई। एंड कम्युनिकेशन केबल्स भी, यानी कि फ़ोन लाइंस वगैरह सब ख़त्म हो गई। ब्लॉकिंग रोड्स ब्लॉक हो गए। डिसरप्टिंग रेल एंड एयर ट्रांसपोर्ट सब डिसरप्ट हो गया। एंड स्प्रेडिंग ए कारपेट ऑफ डैश। ठीक है, वहाँ पे वर्दा नाम का एक स्टॉर्म आया चेन्नई में, उसी की सारी कहानी लिख रहा है, ऑप्शंस के थ्रू चलते हैं। A year after the dash deluge, Chennai's resilience has been challenged by the dash cyclonic storm Varda. A year after the repairing deluge, क्या डिलज रिपेयर कर सकती है? डिलज जो है वो कभी रिपेयर नहीं करेगी, ठीक है ना, नेगेटिव ही तो करेगी। डिवास्टेटिंग डिलज, डिवास्टेटिंग का मतलब होता है जो चीज़ ख़त्म कर दे, तहस नहस कर दे, डिस्ट्रॉय कर दे। हाँ, तो डिलज जो है बाहर डिस्ट्रॉय तो कर ही सकती है। स्मॉल डिलज, आफ्टर द पिछले साल स्मॉल डिलज आई थी क्या? या प्रोड्यूस्ड डिलज, प्रोड्यूस्ड भी नहीं थी। ठीक है, हैवी डिलज, यस हैवी डिलज हो सकता है, मतलब लेकिन हैवी मतलब हैवी बाढ़ नहीं, बल्कि वही हमें चाहिए डिवस्टेटिंग डिलज। ठीक है ना, तो ईयर आफ्टर द, तो देखो ऑप्शंस को एलिमिनेट करो तो आंसर मिलता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं होती। ए ईयर आफ्टर द डिवस्टेटिंग डिलज, चेन्नईज रेजिलेंस हैज़ बीन चैलेंज्ड बाय द डैश साइक्लोनिक स्टॉर्म, बाय द इजी गोइंग साइक्लोनिक स्टॉर्म। क्या ये इजी गोइंग था? आगे हमने पढ़ा है कि इसने बड़ी दिक्कतें कर दी, तो इजी गोइंग तो हो ही नहीं सकता। प्लाईएबल, प्लाईएबल का मतलब होता है फ्लेक्सिबल, तो फ्लेक्सिबल स्टॉर्म की कोई सेंस नहीं होती। ब्लांड, ब्लांड जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है डल एंड बोरिंग। तो डल एंड बोरिंग की भी कोई सेंस नहीं हो सकती यहाँ पे। फिर कह रहा है एंड बाय द सीवियर, सीवियर जो मतलब होता है इसका मतलब होता है एक्सट्रीम। और टॉलरेबल, टॉलरेबल होता है जिसको टॉलरेट किया जा सके, तो नहीं, टॉलरेबल भी नहीं था। ठीक है ना, तो हमें यहाँ पे एक ही ऑप्शन दिख रहा है, दैट इज़ सीवियर। सीवियर का मतलब होता है एक्सट्रीम। तो कह रहा है कि एक साल हुआ था अभी बाढ़ आए हुए और एक नई चीज़ और आ गई, वर्दा। तो और अगला ऑप्शन देखो, इक्विप्ड विद, ये तो मैंने बता ही दिया था, इक्विप्ड टू नहीं होता, इक्विप्ड विद होता है। अगेंस्ट, टुवर्ड्स नहीं, इक्विप्ड विद सर्वाइवल लेसन्स फ्रॉम द दिसंबर 2015 फ्लड्स
एंड हेल्प्ड बाय एन एफिशिएंट फ्लो ऑफ डिजास्टर डैश मैसेजेस, डिजास्टर वार्निंग मैसेजेस, डिजास्टर मॉनिटरी मैसेजेस, एडवाइजरी मैसेजेस, नोटिस मैसेजेस या सिग्नल मैसेजेस। देखो ध्यान से देखो, कह रहा है भाई इक्विप्ड विद, उनको लेसन मिले हुए थे 2015 की फ्लड से, और हेल्प मिली कैसे, एफिशिएंट फ्लो ऑफ डिजास्टर, डिजास्टर की वार्निंग देने वाले मैसेजेस से, मॉनिटरी मैसेजेस, मॉनिटरी का तो कोई सीन ही नहीं है यहाँ पे, एडवाइजर, डिजास्टर की एडवाइजरी मैसेज, डिजास्टर के एडवाइस वाले मैसेजेस या डिजास्टर के वार्निंग वाले मैसेजेस, नोटिस और सिग्नल तो ये तो वैसे ही मैसेजेस होते हैं, तो ये तो ऑप्शन वैसे भी नहीं हो सकते, एक ही ऑप्शन एलिमिनेशन के बाद बचा है, दैट इज वार्निंग मैसेजेस। An efficient flow of disaster warning messages, the city and neighboring districts held together through several hours of fierce winds, मतलब इन्होंने इसका सामना किया। चेन्नई ट्रीज डैश द ब्रंट, चेन्नई ट्रीज देखो ऑप्शन में पहला ऑप्शन ही है, बोर द ब्रंट, केम द ब्रंट नहीं होता, गोट। अगेन ये तो आपको ऐसी चीज़ है, अगर आपने बियर द ब्रंट आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। लेकिन आपको एक चीज़ और बताता हूँ, अगर आपको कुछ फ्रेजेस नहीं पता है, ठीक है ना, तो आप ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ भी सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता। मैंने अभी आपको बताया कि हमें सारे क्वेश्चन नहीं करने हैं। हमारा पहला टारगेट, अगर आज की डेट में आपका स्कोर 2 नंबर 3 नंबर आ रहा है, तो आप पहला टारगेट लेके चलो कि मुझे 10 नंबर तक पहुंचना है। जिसका स्कोर 10-11 आ रहा है उसका टारगेट होना चाहिए मेरे को 20 नंबर तक पहुंचना है, ठीक है ना। टारगेट इसके अकॉर्डिंग सेट करो अपना। तो चेन्नई ट्रीज बोर द ब्रंट, मैनी uprooted और torn down irredeemably, the dash hobbled the city's infrastructure by nightfall। 16th ऑप्शन देख रहे हैं, द विंड, द डिजास्टर, द स्टॉर्म, द फ्लड, द ह्यूरिकेन। क्या चीज आई थी, ऊपर लिखा तो है, क्या आया था, स्टॉर्म आया था। विंड ने होबल नहीं किया, विंड ठीक है, विंड ऑप्शन हो सकता था अब, लेकिन यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए, विंड, स्टॉर्म और हुरिकेन, लेकिन और ऊपर से ये खुद ही बोलता आ रहा है कि इट वॉज अ स्टॉर्म, फर्स्ट सेंटेंस में ही दिखा था इट वॉज अ स्टॉर्म, ठीक है ना। तो हमारा आंसर है स्टॉर्म। द स्टॉर्म होबल्ड द सिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर बाय नाइटफॉल, डाउनिंग पावर एंड कम्युनिकेशन केबल्स, ब्लॉकिंग रोड्स, डिस्टर्बिंग रेल एंड एयर ट्रांसपोर्ट एंड स्प्रेडिंग ए कारपेट ऑफ डैश। कह रहे हैं कि एक कारपेट फैल गई वहाँ पे, डैश की, किसकी। 17 के ऑप्शंस देख रहे हैं, फर्स्ट ऑप्शन है हैप्पीनेस, हाँ वहाँ पे सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हैप्पीनेस फैलेगी। कारपेट ऑफ इमोशंस, कारपेट ऑफ ग्लूमी, देखो यहाँ पे ग्लूमी वर्ड की बजाय ग्लूम होता है ना, ग्लूम का मतलब होता है डार्कनेस, ठीक है। तो कारपेट ऑफ डार्कनेस चाहिए था, ना कि ग्लूमी चाहिए था, ग्लूमी तो एक एडजेक्टिव हो जाता है, तो ग्लूमी नहीं हो सकता। सोम्बर, अगेन सोम्बर का भी मतलब होता है डार्क, ग्लूमी भी हो जाता है डार्क और सोम्बर भी हो जाता है डार्क, तो डार्क नहीं चाहिए, हमें चाहिए डार्कनेस, जो फिफ्थ ऑप्शन है, दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कह रहा है इट इज़ टू द तमिलनाडु गवर्नमेंट्स क्रेडिट, कह रहा है इसका क्रेडिट जो है तमिलनाडु की गवर्नमेंट को जाना चाहिए, दैट बेसिक मोबिलिटी वॉज रिस्टोर्ड ओवरनाइट, की बेसिक जो मोबिलिटी मतलब मूवमेंट जो है रात में ही इन्होंने रिस्टोर कर ली, ठीक कर ली। एंड फॉलन ट्रीज वर रिमूव टू अलाउ सम ट्रैफिक टू प्लाई, ट्रैफिक टू प्लाई मतलब ट्रैफिक को ट्रैवल करने के लिए इन्होंने रोड के ऊपर से जो फॉलन ट्रीज थे उनको रिमूव कर दिया, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, वर्धा ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इन द टाइम ऑफ सोशल डैश एंड द इंटरनेट, स्पीडी ऑफिशियल एंड कम्युनिटी मैसेज कैन इन्फ्लुएंस द आउटकम ऑफ ए कैटास्ट्रोफ। कह रहा है कि वर्धा ने एक चीज़ और दिखाई कि इन टाइम ऑफ सोशल डैश एंड इंटरनेट, इंटरनेट और सोशल डैश के टाइम पे स्पीडी ऑफिशियल एंड कम्युनिटी मैसेजेस के कारण अगर स्पीडली हम मैसेज देते रहें कम्युनिटी के अंदर, तो इट कैन इन्फ्लुएंस द आउटकम ऑफ ए कैटास्ट्रोफ। तो एक कैटास्ट्रोफ डिजास्टर का कैटास्ट्रोफ हो जाता है, डिजास्टर विनाश, तो एक विनाश के आउटकम को सिग्निफिकेंटली अल्टर किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। ऑप्शंस देखते हैं, सोशल एरा एंड इंटरनेट, सोशल पीपल एंड इंटरनेट, सोशल मीडिया एंड द इंटरनेट, सोशल सिस्टम एंड द इंटरनेट, या सोशल कम्युनिकेशन। क्या बोलते हैं हम जनरली, अभी अभी कौन सा टाइम चल रहा है, सोशल मीडिया एंड द इंटरनेट, तो सोशल मीडिया यहाँ पे आएगा। कह रहा है वाइल इकोनॉमिक डैश वॉज इनएविटेबल, इनएविटेबल का मतलब होता है अनअवॉइडेबल। कह रहा है वाइल इकोनॉमिक डैश वॉज इनएविटेबल, कॉशनरी एडवाइस पुट आउट ऑन सोशल प्लेटफॉर्म्स अर्जिंग पीपल टू स्टे सेफ हेल्प्ड रिड्यूस द नंबर ऑफ कैजुअलिटीज। कह रहा है कि, कह रहा है इकोनॉमिक डैश तो इनएविटेबल था, क्या इनएविटेबल था, ऑप्शन देखते हैं।
इकोनॉमिक हीलिंग, हीलिंग का मतलब होता है ठीक होना, इकोनॉमिक क्योर, इकोनॉमिक अवार्ड, इकोनॉमिक डैमेज या इकोनॉमिक इमेज। भाई अगर तूफान आएगा तो उससे इकोनॉमिक क्या होगा, इकोनॉमिक हीलिंग होगी, इकोनॉमिक क्योर होगा, अवार्ड या इमेज या डैमेज, क्या होगा, डैमेज। कह रहे हालांकि इकोनॉमिक डैमेज को आप नहीं रोक सकते थे, लेकिन जो कॉशनरी एडवाइजेज पुट ऑन की गई सोशल मीडिया पे, सोशल प्लेटफॉर्म्स में, अर्जिंग द पीपल टू स्टे सेफ, हेल्प्ड रिड्यूस द नंबर ऑफ कैजुअलिटीज़। तो नंबर ऑफ कैजुअलिटीज़ को रिड्यूस करने में इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। रिमार्केबली द कम्युनिटी ऑल्सो रिस्पॉन्डेड विद एलाक्रिटी। कह रहा है कम्युनिटी ने भी बहुत बढ़िया तरीके से, एलाक्रिटी होता है क्विकनेस, कीननेस, ईगरनेस, है ना, तो तत्परता जो वर्ड होता है हिंदी में, भाई बहुत बढ़िया तरीके से काम किया कम्युनिटी ने भी। क्रिएटिंग ऑनलाइन ग्रुप्स एंड शेयरिंग मैसेजेस, ऑफरिंग हेल्प एंड एडवाइस। लोगों ने एकदम से ऑनलाइन ग्रुप्स बना दिए, मैसेजेस शेयर किए जिसमें एडवाइस और हेल्प शेयर की जा रही थी। It is dash course possible to learn even more by going back to citizens and harnessing data on their experience using online tools. It is options देखते हैं, it is of course possible। कह रहा है यस ये तो सच में पॉसिबल है, टू लर्न इवन मोर, इन चीज़ों और ज़्यादा सीखना, बाय गोइंग बैक टू सिटीजन्स के पास जा के, एंड हार्नेसिंग डाटा, और उनसे डाटा कलेक्ट करके ऑन देयर एक्सपीरियंसेस यूजिंग ऑनलाइन टूल्स। ऑफ कोर्स तो हो सकता है, लेकिन ऑप्शन देखते हैं। इट इज़ आउट ऑफ कोर्स पॉसिबल। आउट ऑफ कोर्स ये क्या होता है, इट इज़ डैमेज्ड कोर्स, इट इज़ हार्ड कोर्स, इट इज़ डिफ़िकल्ट कोर्स, नहीं, इट इज़ ऑफ कोर्स पॉसिबल। कह रहे ये चीज़ अभी पॉसिबल है कि हम और इन लोगों से सीख सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो क्लोज टेस्ट वॉज ईजी। अगेन थोड़ी सी सेंस समझ के आते हैं ना, थोड़ी सी सेंस, तो इजीली 8 to 9 क्वेश्चंस इसके अंदर ठीक किए जा सकते थे। मैं अगर 20 क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ तो 8 से 9 नंबर तो हम सिर्फ और सिर्फ इसी क्लोज टेस्ट में इकट्ठे कर सकते थे, ठीक है। यानी कि हमारी कट ऑफ जो है, एग्ज़ाम की कट ऑफ, इस टाइप के टेस्ट की एग्ज़ाम की कट ऑफ जानी चाहिए 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर बस। यानी कि हम हमारी कट ऑफ सिर्फ एक इसी क्लोज टेस्ट से अचीव कर सकते थे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा बस फोकस करना स्टार्ट कर दो स्टूडेंट्स, बिल्कुल मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश को तो हम ऐसे कर लेंगे बहुत ईजीली, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन देख रहे हैं 21 to 25। करना क्या है इनमें, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन 5 स्टेटमेंट्स कन्वेइंग द सेम आइडिया आर गिवन, सेलेक्ट द वन विच एक्सप्रेसेस द आइडिया इन द मोस्ट कंसाइज मैनर एंड मार्क इट्स नंबर एज योर आंसर। Please note that all of them may be grammatically correct and mean the same, but you have to select the most concise way of expressing। ठीक है, कह रहा है 5 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, पांचों सेम बात बता रहे होंगे, ठीक है, लेकिन आपको वो वाला चूज करना है जो बिल्कुल कंसाइज वे में, बिल्कुल छोटे से वे में उसी बात को लिख रहा होगा, हमें वो चूज करना है, ठीक है ना। चलो ऑप्शंस देखते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं, 21 को देख रहे हैं। अच्छा एक चीज़ बताता हूँ, ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका, ऐसे क्वेश्चन को करने का ना सबसे सही तरीका होता है कि जो सबसे बड़ा सेंटेंस हो ना, सबसे पहले तो उसी को पढ़ लो, ठीक है। वो आपका आंसर नहीं होगा जनरली, ठीक है ना, क्योंकि कंसाइज वे में लिखना है, लेकिन बड़े सेंटेंस में आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे कि क्या क्या कहना चाह रहा है। जैसे देखते हैं, कह रहे विदाउट एनी डाउट एंड विदाउट इवन द टच ऑफ हेजिटेशन। विदाउट एनी डाउट एंड विदाउट इवन द टच ऑफ हेजिटेशन एक ही बात है, देखो सिंपल मीनिंग होता है विदाउट डाउट, ठीक है। इट कैन बी कन्वेड टू द जनरल पब्लिक। कह रहे विदाउट डाउट जनरल पब्लिक को ये चीज़ बताई जा सकती है दैट द प्रेजेंट बजट विद इट्स एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन। कह रहे अभी जो प्रेजेंट बजट आ रहा है और उस बजट की एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन है, विल पाव द वे, पाव द वे होता है किसी नई नई चीज़ की शुरुआत करना, फॉर ए फिनेंशियली वेल सेट नेशन, मतलब फिनेंशियली वेल सेट नेशन की शुरुआत कर देगा, ठीक है। लेकिन ये ऑप्शन, यही सबसे बड़ा सा सेंटेंस दिख रहा है, यही सब कहना चाह रहा है कि जो विदाउट एनी डाउट हम पब्लिक को ये चीज़ कन्वे कर सकते हैं कि जो नया बजट आ रहा है जिसकी जिसकी ओरिएंटेशन जो है वो एक्सपोर्ट की है, यानी कि उसके अंदर नए बजट के अंदर एक्सपोर्ट को थोड़ा सा बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है, और इससे होगा क्या, वेल सेट फिनेंशियल नेशन हमारा मतलब बन सकता है, कुछ ऐसी बातें लिख रहा है, ठीक है। हम सेकंड ऑप्शन को भी पढ़ लेते हैं।
कह रहा है इफ द प्रेजेंट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बजट इज इम्प्लीमेंटेड टू इट्स कोर वी कैन श्योरली एक्सपेक्ट ए फिनेंशियली वेल सेट नेशन। कह रहा है अगर प्रेजेंट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बजट को इम्प्लीमेंट, देखो इम्प्लीमेंट करने की तो बात ही नहीं की, इसने बात क्या कही है कि अगर मतलब विदाउट एनी डाउट हम ये कह सकते हैं कि पब्लिक को हम ये कन्वे कर सकते हैं कि जो अभी वाला जो बजट आ रहा है ना उससे हम इजीली पब्लिक में ये कन्वे कर सकते हैं कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन के कारण बहुत बढ़िया फ़ायदा होने वाला है। थोड़ा सा मेरे को अजीब सा लग रहा है सेकंड सेंटेंस, इसको मैं एक बार छोड़ के जा रहा हूँ। थर्ड को देखो, द पब्लिक कैन बी एश्योर्ड, ठीक है भाई पब्लिक की बात भी आगे ऊपर लिखा था, पब्लिक कैन बी एश्योर्ड दैट द प्रेजेंट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बजट, ठीक है पब्लिक को ध्यान दिलाया जा सकता है, एश्योर किया जा सकता है, विदाउट एनी डाउट लिखने की जरूरत ही नहीं है, एश्योर लिख दिया तो मतलब विश्वास दिलाया जा सकता है। द प्रेजेंट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बजट, बजट के बारे में लिख दिया एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, विल क्रिएट ए फिनेंशियली वेल सेट नेशन। ठीक है यार ये सेंटेंस मेरे को ओके लग रहा है, बाकी दोनों ऑप्शंस भी पढ़ के आते हैं लेकिन हम विदाउट एनी हेजिटेशन द पब्लिक कैन बी एश्योर्ड, यार देखो विदाउट एनी हेजिटेशन आई गेस लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जब आपने लिख दिया पब्लिक कैन बी एश्योर्ड तो इसके अंदर विदाउट एनी हेजिटेशन वाली चीज़ तो ख़त्म होएगी ना अपने आप ही। ठीक है फिर आगे देखो अगला ऑप्शन, आगे और पढ़ते हैं इसको, दैट द प्रेजेंट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बजट विल क्रिएट ए फिनेंशियली वेल सेट नेशन। ठीक है थर्ड और फोर्थ में कोई खास डिफरेंस नहीं था, बस विदाउट एनी हेजिटेशन और ऐड कर दिया था, जब एश्योर लिख दिया तो हेजिटेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगला और देख रहे हैं, कह रहे हैं इट कैन बी एश्योर्ड दैट प्रेजेंट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बजट विल क्रिएट ए फिनेंशियली वेल सेट नेशन। इट कैन बी एश्योर्ड, लेकिन एक चीज़ थोड़ी सी मिसिंग है कि एश्योर किसको करोगे, विश्वास किसको दिलाओगे, तो विश्वास हम दिलाएंगे पब्लिक को, जो थर्ड ऑप्शन के अंदर साफ गिवन था। थर्ड और फिफ्थ ऑप्शन में एक ही चीज़ का डिफरेंस है, ऊपर लिखा है द पब्लिक कैन बी एश्योर्ड और यहाँ लिख रहा है इट कैन बी एश्योर्ड। ठीक है ना, तो हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा थर्ड ऑप्शन। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में यही 22 का भी फर्स्ट ऑप्शन सबसे बड़ा दिख रहा है तो हम इसको सबसे पहले पढ़ लेते हैं। कह रहा है द म्यूचुअल कॉन्फिडेंस बिटवीन द फादर ऑफ द हाउस एंड द मदर। म्यूचुअल, देखो म्यूचुअल का मतलब क्या होता है, आपसी, तो कह रहा है द म्यूचुअल कॉन्फिडेंस बिटवीन द फादर ऑफ द हाउस एंड द मदर, बिटवीन द पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन, बिटवीन द मास्टर एंड द सर्वेंट्स इज एक्सट्रीमली नेसेसरी। कह रहा है म्यूचुअल कॉन्फिडेंस होना चाहिए किसके अंदर, फादर एंड मदर के अंदर, पेरेंट्स और चिल्ड्रन के अंदर, एंड मास्टर एंड द सर्वेंट्स, भाई जो घर के मेंबर्स हैं और जो सर्वेंट्स हैं उनमें, इज एक्सट्रीमली नेसेसरी एंड सर्टेनली अनअवॉइडेबल इफ अ हैप्पी फैमिली सेटअप शुड बिकम ए रियलिटी। तो कह रहा है अगर आप हैप्पी फैमिली को रियलिटी बनाना चाहते हो तो इन सब चीज़ों को सर्टेनली ये चीज़ें हमें चाहिए ही चाहिए। ठीक है ना, ठीक है हमें सेंस मिल गई, फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर हो नहीं सकता, इतना बड़ा नहीं होगा, हमें कंसाइज चाहिए। सेकंड ऑप्शन को पढ़ते हैं, देखो कह रहे द फैमिली विल बी हैप्पी इफ देयर इज म्यूचुअल कॉन्फिडेंस बिटवीन द पेरेंट्स, यस फादर एंड मदर को सीधा लिख दिया पेरेंट्स, फिर लिख दिया बिटवीन द पेरेंट्स एंड द चिल्ड्रन, ठीक है पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन आगे, एंड बिटवीन मास्टर एंड सर्वेंट्स, तो इससे फैमिली हैप्पी होगी। ठीक है सेकंड ऑप्शन हमारा आंसर आ गया। फिर क्या कह रहा है, म्यूचुअल कॉन्फिडेंस अमंग ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली इज नेसेसरी फॉर हैप्पीनेस। देखो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही सा दिख रहा है, म्यूचुअल कॉन्फिडेंस अमंग ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली इज नेसेसरी फॉर हैप्पीनेस, लेकिन इसके अंदर एक चीज मिसिंग हो गई, मास्टर एंड सर्वेंट्स। क्यों मिसिंग हो गई, क्योंकि मास्टर एंड सर्वेंट मेंबर्स, मतलब मास्टर्स तो मेंबर्स हैं फैमिली के, लेकिन क्या सर्वेंट भी मेंबर है, नहीं है ना, तो ये चीज मिसिंग है, इस कारण से थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर नहीं हो सकता। फोर्थ ऑप्शन को देख रहे हैं, कह रहा है टू सेटअप ए हैप्पी फैमिली म्यूचुअल कॉन्फिडेंस अमंग ऑल द मेंबर्स इज ए मस्ट। अगेन इसमें भी वही प्रॉब्लम है, म्यूचुअल कॉन्फिडेंस अमंग ऑल द मेंबर्स एंड द सर्वेंट्स, कुछ ऐसा होना चाहिए। अगला और देखो, ए फैमिली विल स्टैंड हाई ओनली व्हेन द मेंबर्स ऑफ द फैमिली इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ एग्जिबिट अ कॉन्फिडेंस विच इज़ हार्ड टू ब्रेक। इसमें तो कोई खास पता ही नहीं क्या क्या लिख रहा है ना, अजीब सी चीज़ें लिख रहा है। तो हमारा जो सही आंसर बनता है, देखो जरूरी नहीं है जो सबसे छोटा सेंटेंस हो वही आंसर बनेगा, आंसर वो होगा जो सारी चीज़ों को लेके इकट्ठा कंसाइज वे में चलेगा। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला देखो,
कह रहे हैं एंटरिंग द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स मस्ट बी डन only after a long period of pre-thinking and observation of whereabouts because success in the field is uncertain and beset with all sorts of troubles. कह रहा है अगर आप पॉलिटिक्स के फील्ड में एंटर करना चाह रहे हो इट मस्ट बी डन ओनली आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ प्री थिंकिंग। कह रहा है पॉलिटिक्स के फील्ड में एंटर करना किया जा सकता है ओनली आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ प्री थिंकिंग एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ वेयर अबाउट्स, और साथ ही साथ वेयर अबाउट्स देख के सारी चीज़ों का पता लगा के, बिकॉज सक्सेस इन दिस फील्ड इज़ अनसर्टेन एंड बिसेट विद ऑल सोर्ट्स ऑफ ट्रबल्स। तो कह रहा है पॉलिटिक्स में एंटर करना आसान नहीं है, उसमें एंटर करने के लिए पहले तो प्री थिंकिंग करनी पड़ेगी, सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, और क्यों, क्योंकि सक्सेस जो है वो अनसर्टेन है, और बिसेट विद का मतलब होता है घिरे हुए होना, ऑल सोर्ट्स ऑफ ट्रबल, तो बहुत सारी ट्रबल्स हैं। ठीक है, अगेन ये थोड़ा सा बड़ा सा लग रहा है, ऑप्शन अगले देखते हैं। कह रहा है लॉट ऑफ प्री थिंकिंग एंड ऑब्जर्वेशन आर नेसेसरी। ठीक है भाई, यहाँ तक तो फॉर एंटरिंग इनटू पॉलिटिक्स बिकॉज वे टू इट इज ट्रबलसम एंड सक्सेस इज अनसर्टेन। वे टू इट थोड़ा सा अजीब सा भी लग रहा है, एंटरिंग इनटू पॉलिटिक्स बिकॉज द वे टू इट इज ट्रबलसम एंड सक्सेस इज अनसर्टेन। ठीक है, अगला और देखते हैं। क्या थर्ड ऑप्शन देखो, प्री थिंकिंग एंड ऑब्जर्वेशन आर नेसेसरी बिफोर एंटरिंग द ट्रबल। ठीक है भाई, बिफोर एंटरिंग द ट्रबल सम एंड अनसर्टेन फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स। हाँ देखो सीधा ही लिख दिया ना, अनसर्टेन फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स, ट्रबल सम एंड अनसर्टेन फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स। मेरे को तो सही लग रहा है ये थर्ड ऑप्शन। अगले ऑप्शन और देखते हैं पहले। ए लॉट ऑफ प्री थिंकिंग एंड ऑब्जर्वेशन आर हाईली नेसेसरी बिफोर एंटरिंग ट्रबल सम वे टू द अनसर्टेन फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स। वे टू द, वे पे एंटर थोड़ी करना है हमें, पिछले सेकंड ऑप्शन में भी यही प्रॉब्लम थी, वे में एंटर नहीं करना हमें, एंटर तो पॉलिटिक्स में करना है। थोड़ा सा सेंस ही अलग लेके जा रहा है ये। फिफ्थ और देखते हैं, पॉलिटिक्स इज डेंजरस एज ए लॉट ऑफ प्री, पॉलिटिक्स इज डेंजरस क्योंकि प्री थिंकिंग और ऑब्जर्वेशन की जरूरत होती है। अरे ये तो बिल्कुल उल्टा ही लिख दिया, तो हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा थर्ड ऑप्शन, प्री थिंकिंग एंड ऑब्जर्वेशन आर नेसेसरी बिफोर एंटरिंग द ट्रबलसम एंड अनसर्टेन फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स। 24th क्वेश्चन देख रहे हैं। The imaginative creation of a poet is unlikely to be found. कह रहा है द इमेजिनेटिव क्रिएशन ऑफ ए पोएट इज अनलाइकली टू बी फाउंड। कह रहा है जो इमेजिनेटिव क्रिएशन होती है एक पोएट की, उसको फाउंड करना मतलब ढूंढना थोड़ा सा अनलाइकली है। लेकिन ढूंढना कहाँ पे है? इमेजिनेटिव क्रिएशन नहीं मिल सकती पोएट की, पोएट के इमेजिनेटिव क्रिएशन तो बहुत सारी पोएम से मिल जाएगी। थोड़ा सा पता नहीं क्या लिखना चाह रहा है, थोड़ा सा एम्बिगुअस सा है ये सेंटेंस। अगला देखते हैं। अब देखो इसके अंदर थोड़ा सा ना, एक तो सेंस भी नहीं समझ में कहना क्या चाह रहा है। एक बार फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ ऑप्शन थोड़ा सा बड़ा सा लग रहा है, पढ़ के आए इसको, पढ़ के आ जाते हैं। कह रहे हैं इन रियलिटी द ऑब्जेक्ट्स ऑफ ए पोएट्स इमेजिनेटिव क्रिएशन इज अनलाइकली टू बी फाउंड इन द रियल वर्ल्ड। कह रहे रियलिटी में पोएट की इमेजिनेटिव क्रिएशन के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको रियल वर्ल्ड में ढूंढना मुश्किल है, कुछ ऐसी बात लिखना चाह रहा है। थर्ड को एक बार और पढ़ते हैं, बड़ा है वो भी। द पोएट एम्प्लॉयज हिज पावर ऑफ इमेजिनेशन टू क्रिएट थिंग्स विच आर अनलाइकली टू बी फाउंड इन द रियल वर्ल्ड। अच्छा, पोएट जो है इमेजिनेशन यूज़ करता है और जिसको रियल वर्ल्ड में ढूंढना मुश्किल है, थोड़ा सा ठीक सा लग रहा है। सेकंड ऑप्शन और देखो, द ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ पोएट्स इमेजिनेटिव क्रिएशन इज अनलाइकली टू बी फाउंड इन रियलिटी। द ऑब्जेक्ट्स ऑफ ए पोएट्स इमेजिनेटिव क्रिएशन, पोएट के इमेजिनेटिव क्रिएशन के ऑब्जेक्ट्स इज अनलाइकली, ये तो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो गया। द ऑब्जेक्ट्स आर अनलाइकली टू बी फाउंड, ये तो खत्म ही कर दो, सेकंड ऑप्शन तो वैसे ही खत्म हो गया। थर्ड ठीक है, एक बार फोर्थ ऑप्शन रह गया था पढ़ना। द पोएट्स क्रिएशन इज जस्ट इमेजिनरी। कह रहा पोएट की क्रिएशन हमेशा इमेजिनरी हमेशा इमेजिनरी ही होती है, नहीं ना, रियल चीज़ों पे भी तो पोएट की इमेजिनेशन होती है, तो सिर्फ इमेजिनरी तो नहीं कह सकते। फोर्थ ऑप्शन भी जो है वो इनकरेक्ट हो जाता है। फिफ्थ और थर्ड में देखो, फिफ्थ में एक प्रॉब्लम है, इन रियलिटी द ऑब्जेक्ट्स ऑफ ए पोएट्स इमेजिनेटिव क्रिएशन इज अनलाइकली टू बी फाउंड इन द रियल वर्ल्ड। रिडंडेंट हो रहा है, इन रियलिटी फिर लिख रहा है और आगे इन रियल वर्ल्ड भी लिख रहा है, तो हमारा जो आंसर बन रहा है वो बन रहा है थर्ड ऑप्शन। तो देखो अगेन, जरूरी ये नहीं है कि छोटा सेंटेंस हो, जरूरी ये है सारी सेंस हो कंसाइज मैनर में।
अगला ऑप्शन देख रहा हूँ, अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है मेंटल हैप्पीनेस इज एन अनकॉमन थिंग एंड इट रेयरली ब्लेसेस दोज हु शन देमसेल्व्स फ्रॉम अनटायरिंग हार्ड वर्क एंड कॉन्स्टेंट डिटर्मिनेशन। कह रहा है मेंटल हैप्पीनेस जो होती है वो एक अनकॉमन चीज़ है, हर एक किसी के पास नहीं मिलती। एंड इट रेयरली ब्लेसेस दोज, और उनके पास तो रेयरली भूले भटके ही मिलती है, हु शन देमसेल्व्स, जो अपने आप को दूर कर देते हैं, रोक देते हैं, अवॉइड करते हैं, किस चीज़ से, फ्रॉम अनटायरिंग हार्ड वर्क, मतलब जो हार्ड वर्क नहीं करते उनके पास तो हैप्पीनेस वैसे ही नहीं आ सकती। ठीक है, एंड कॉन्स्टेंट डिटर्मिनेशन, तो ठीक है ऐसी चीज़ें लिख रहा है। आगे ऑप्शंस पढ़ते हैं। सेकंड ऑप्शन देखो, कह रहा है मेंटल हैप्पीनेस इज समथिंग विच कम्स ओनली टू दोज हु आर रेडी फॉर हार्ड वर्क एंड कॉन्स्टेंट डिटर्मिनेशन। ठीक है, ऑप्शन तो ये भी ठीक लग रहा है, लेकिन आगे बढ़ते हैं। हैप्पीनेस इज समथिंग विच इल्यूड्स दोज हु रिफ्यूज टू वर्क हार्ड। थर्ड ऑप्शन भी ठीक सही लग रहा है, इल्यूड का मतलब होता है दूर रहना, तो कह रहा है हैप्पीनेस एक ऐसी चीज़ है जो इल्यूड करती है उनको जो रिफ्यूज़ कर देते हैं हार्ड वर्क करने से और डिटर्मिनेशन से। अगला ऑप्शन हो देखो, हैप्पीनेस कम्स ओनली टू दोज हु वर्क हार्ड विद डिटर्मिनेशन। वैसे तो देखो इस छोटे से सेंटेंस में इसने सारी बात लिख दी। कह रहा है हैप्पीनेस सिर्फ उनको मिलती है जो हार्ड वर्क करते हैं विद डिटर्मिनेशन। ये मेरे को बिल्कुल ओके लग रहा है। अगला ऑप्शन और देख लो, पीपल हु आर लेजी एंड डू नॉट वर्क हार्ड, एक ही चीज़ को दोबारा लिख रहा है, हु आर लेजी। भाई लेजी का मतलब ही होता है हु डू नॉट वर्क हार्ड विद डिटर्मिनेशन कैन नेवर एक्सपीरियंस हैप्पीनेस एज इट विल इल्यूड देम फॉर एवर। तो हमारा जो आंसर बन रहा है वो बन रहा है फोर्थ ऑप्शन। तो देखो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो टेस्ट इजी था, चीज़ें समझ में आने लायक थी। हमने 15-16 क्वेश्चंस देखे हैं और इन 15 to 16 क्वेश्चंस में बहुत इजीली 12 to 13 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए जा सकते थे और विद 80 to 90% एक्यूरेसी। ठीक है ना, थोड़ा सा एक तो ना फोकस स्टार्ट कर दो, बस थोड़ा सा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आप लोग इम्प्रूव करोगे। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को इम्प्रूव करते हुए देखा है जो लोग बिल्कुल ज़ीरो से उठे हैं। ठीक है ना, तो हम इम्प्रूव कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू।